चलिए रदरफोर्ड तो हम लोग पढ़ लिए थे, बचा क्या, हम लोग को नील बोर पढ़ना था। नील बोर कौन था, उनका स्टूडेंट था। स्टूडेंट क्या बोला कि देखिए सर आप जो बोले हैं बिल्कुल गलत बोले हैं, ठीक है, इसमें हम मॉडिफिकेशन कर देते हैं। और वो मैक्सवेल का थ्योरी को, मैक्सवेल का थ्योरी क्या था, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में होगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन में होगा तो वो एनर्जी लूज करेगा, वो एनर्जी लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, हम आपको बहुत कुछ सिखाए थे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोले थे ना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, तो बहुत कुछ सिखा दिए थे। हमको लगता है कि उसका नोट्स तुम लोग को थोड़ा सा करा देना है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके उसका नोट्स जो है कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा टॉपिक जो आप लिखे थे उसी से आगे कंटिन्यू कीजिएगा। क्या था बता तो, लास्ट पॉइंट, हाँ ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। लिखना ही टोल्ड दैट, मतलब ही यहाँ पे उनको कहा जा रहा है, माननीय हमारे नील बोर को, हाँ, स्टूडेंट्स ऑफ रदरफोर्ड। ठीक है, नील ही टोल्ड दैट नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज, negatively charged electron is, negatively charged electron is under acceleration, under acceleration due to movement on circular path, due to movement on circular path, so it emit radiation, so it emit radiation, so it emit radiation and lose energy। क्या बोले बाबू, and lose energy, lose energy, and so magnitude of, and so magnitude of centrifugal force decreases, centrifugal force decreases gradually, and the circumference of orbit decreases, and the circumference of orbit decreases, orbit decreases, and ultimately electron fall into, and ultimately electron fall into nucleus due to increased electrostatic force of attraction, due to increased electrostatic force of attraction by the nucleus, by the nucleus। ठीक है, देखिए हम इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से था, ये क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, नज़दीक हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, नज़दीक आया, सेंटर की तरफ आया, सेंटर की तरफ आया। तो देखो सबसे पहली बात क्या हो रहा है, हम क्या लिखे हैं, सर्कमफ्रेंस घट रहा है, सर्कमफ्रेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, इसको अंदर की तरफ एक फोर्स लग रहा है और इसको ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है। शायद आपको पता होगा, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसमें दो तरह का इक्वल फोर्स लग रहा है। एक सेंटर की तरफ लग रहा है, जैसे कि रस्सी को तुम घुमाओ, रस्सी को तुम घुमाओ, तो जो पत्थर, रस्सी को ना, रस्सी में क्या करो, पत्थर लगा लो और उसको घुमाओ, उसको घुमाओ, तो पत्थर जो है ना वो चाहता है सेंटर की तरफ आने के लिए, चाहता है सेंटर की तरफ आने के लिए। और पहला फोर्स, दूसरा फोर्स है कि वो बाहर जाने भी चाहता है। जैसे कि ये तुम्हारा क्या है, सन है, और ये क्या है, अर्थ है। तो अर्थ पे दो तरह का फोर्स है, एक अंदर की तरफ है, एक क्या है आपका, बाहर की तरफ है। एक सूरज की, तो सन की तरफ है, एक इधर है। तो जो सेंटर की तरफ फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और जो बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल
फ्यूगल फोर्स। तो ये दोनों फोर्स जो है बराबर है, दोनों फोर्स क्या है, बराबर है, इस वजह से ये घूम रहा है, इस वजह से ये एज्यूम करो ना कि मान लो कि कोई यहाँ पे गोली है, कोई क्या है, कभी बचपन में खेले हैं कांचा, अच्छी बात है, हम तो बहुत खेलते थे, बहुत मार भी खाए हम कांचा के लिए, इतना मार खाए हैं हम, एक एक बोझाम जो है ना भर के मतलब जमा कर देते, छुपा के रखते थे चौकी के नीचे, मम्मी खोज लेती थी, उसको फेंक देती थी, बड़ी गुस्सा हमको आता था। तो अगर इस पे इधर से भी एक फोर्स लगे और इसको इस पे भी फोर्स लगे तो क्या होगा, ये वही, ये जो है ना ये घूमने लगेगा, ये क्या होगा, ये घूमने लगेगा। पंखा में भी सेम चीज़ वही है, दो फोर्स है, दो फोर्स है, इसमें क्या है, एक आपका क्या है मैग्नेटिक फोर्स है, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, दो फील्ड है यहाँ पे, एक मैग्नेटिक फोर्स एक इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो उस दोनों की वजह से वो क्या करता है, वो घूमने लगता है, तो इसीलिए घूमने लगता है, इसलिए क्या करता है, ये घूमने लगता है। अब देखो कि धीरे धीरे आप क्या देख रहे हैं कि अंदर की तरफ जा रहा है, धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, ये अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये वाला फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब ये फोर्स बढ़ रहा है, और ये वाला फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है, ये वाला फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है, यही पॉइंट्स लिखवा है, ठीक है। अल्टीमेटली बोलता है इलेक्ट्रॉन इसमें गिर जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, यही बात जो था नील बोर का गलत था, यही बात था गलत। ये तो हम लोग ड्रॉबैक में देखेंगे इसका। तो यहाँ पे दो तरह का फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको पहले लिख लो, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जल्दी से छाप लो इसको। ठीक है, तो ये बस यहाँ पे क्या करना है, आपको ये फोर्स लिख देना है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, या तो आपको यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे जो फोर्स है दो तरह का फोर्स है, एक है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम आपको एक बात बता रहे हैं, ठीक है, ये दोनों फोर्स जो है, ये दोनों फोर्स का कोई अपना फॉर्मूला नहीं होता है, किसी पे डिपेंड करता है, किसी पे क्या करता है, डिपेंड करता है, अलग अलग जगह मतलब अलग अलग कंडीशन पे इसका फॉर्मूला जो है मतलब क्या ये जो है ना चेंज होते रहता है, वो अभी थोड़ा देर में पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या कीजिए, पहले लिख लीजिए आप, इसके बाद ये तो हो गया, इसके बाद भोर जो है जो डिस्कवर किए, जो एटम्स के बारे में बताएं उसको देख लेते हैं। तो लिखिएगा भोर एटॉमिक मॉडल, टॉपिक दीजिएगा भोर एटॉमिक मॉडल, भोर एटॉमिक मॉडल। क्या था भोर एटॉमिक मॉडल, लिखिएगा एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन फिक्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व only in fixed circular orbit, only in fixed circular orbit with fixed energy and fixed velocity, with fixed energy and fixed velocity, fixed energy and fixed वेलोसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कौन लिखेगा, सेकंड पॉइंट, नेक्स्ट क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन कंडीशन। क्वांटाइजेशन तो लिखिएगा, इसमें क्या है क्वांटाइजेशन कंडीशन, लिखिएगा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट, दोज सर्कुलर ऑर्बिट फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, द एंगुलर मोमेंटम is integral multiple of, is integral multiple of
इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h बाई 2 पाई, h बाई 2 पाई, h बाई 2 पाई। ठीक है, ठीक है। तो देखिए h बाई क्या है आपका 2 पाई। समझिएगा बात को। हम अभी क्या कर रहे हैं, ये आपका एटम बना रहे हैं, इस तरह से क्या कर रहे हैं, एटम बना रहे हैं। यहाँ पे क्या है आपका पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम हम लोग एल से इंडिकेट करते हैं, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, जो कि आपका वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आप फिजिक्स में नहीं पढ़े होंगे तो फिजिक्स वाले सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है एंगुलर मोमेंटम एल जो है ये इक्वल टू होता है एन एच बाई 2 पाई, एन एच बाई 2 पाई। एन का जो वैल्यू होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसी तरह से चला जाएगा। एन का वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, 1.5, 2.5, 1.1, ये कभी भी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब सुनो, एन जो है ना, एन जो है वो क्या है आपका फर्स्ट ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट के बारे में बता रहा है। फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। एन का वैल्यू 1 फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आपको ऑर्बिट के बारे में बता रहा है। तो उसी तरह से अगर हम इसका बात करें, तो इसके लिए जो एल होगा वो कितना होगा आपका 2h बाई 2 पाई। अगर हम एक और ऑर्बिट बना दें इस तरह से, तो इसके लिए कितना हो जाएगा आपका एल इक्वल टू 3h बाई 2 पाई। एक और बना देंगे तो क्या हो जाएगा 4h बाई 2 पाई, ठीक है। तो ये तो है। आप बोलिएगा सर एंगुलर मोमेंटम होता क्या है एक्चुअली। तो देखिए एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, एंगुलर मोमेंटम, आप लीनियर मोमेंटम का नाम सुने होंगे। आप मोमेंटम जो है ना फिजिक्स में आप लोगों को पढ़ाया गया है क्लास 9th में, मोमेंटम पढ़ाया गया ना, मोमेंटम आपको पढ़ाया गया है। तो उसमें जो है, उसमें क्या था, मोमेंटम का क्या फॉर्मूला था, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मतलब पी से हम लोग इंडिकेट करते थे, याद होगा। हम फिजिक्स तुम लोग को 9th में लगता है कि सर जो पढ़ाए होंगे वो फिजिक्स जो है तुम लोग को पढ़ा दिए थे, हो सकता है कभी कभी हम, और थोड़ा मोड़ा आता है तो पढ़ा दिए हम, ठीक है। एक्चुअली हम फिजिक्स का टीचर नहीं है, हम 9th क्लास को कभी कभी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या था आपका मोमेंटम था। तो मोमेंटम में क्या था, मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम जो होता है वो इक्वल टू आर इंटू पी। अब बोलिएगा सर आर क्या है, बोलिएगा सर, आप बोलिएगा आर क्या है। तो आर जो है ना ये रेडियस है, आर क्या है, ये आपका रेडियस है। ये आर क्या है आपका, ये एटम का क्या है, रेडियस है, कोई दिक्कत। और ये मोमेंटम तो आप जानते हैं, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो देख लो यहाँ पे अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, अगर ये पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये R इंटू एम इंटू भी, मतलब ये इसको mvr लिखा जाता है। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू कितना हो गया। और अभी आप क्या देखें, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू कितना होता है आपका NH बाई 2 पाई। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। बस थोड़ी देर में ये आपको काम आने वाला है। ये अब बताएगा आपको कि आखिर इलेक्ट्रॉन जो घूमता है किस वेलोसिटी से घूमता है, ठीक है। तो पहले इसको क्या कीजिए, आप छाप लीजिए। देख लीजिए। तो यहाँ पे ये नील बोर और भी क्या बोले, ये तो पहला पॉइंट हो गया, यहीं से स्टार्ट हुआ केमिस्ट्री, यहीं से मान के चलो कि स्टार्ट हुआ केमिस्ट्री। ये बोले कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये क्या है आपका फर्स्ट ऑर्बिट है, तो उसका डिस्टेंस फिक्स है। मतलब अगर मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 2 किलोमीटर, लेट सपोज 2 किलोमीटर, ठीक है। तो ये 2 किलोमीटर ही होगा, ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है ना वहीं पे घूमेगा, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक अगर ये 2 किलोमीटर के बाद ये 4 किलोमीटर, ये क्या आपका 4 किलोमीटर है। तो ये 2 किलोमीटर में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और 4 किलोमीटर में घूम रहा है। ऐसा नहीं कि 3 किलोमीटर वाला में भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर उसके बाद 6 किलोमीटर है तो 6 किलोमीटर वाला में घूम रहा है, बीच में कहीं और इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये पहला बात। दूसरा बात ये है कि अगर इसका एनर्जी लेट सपोज करो कि 5 जूल है और इसका एनर्जी 10 जूल है, तो बीच में 7 जूल का कोई ऑर्बिट नहीं है, 7 जूल का कोई ऑर्बिट नहीं है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का ये सारा बात बोले। ये कैसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे, मैथमेटिकली इसको हम लोग को प्रूफ भी करना है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स को पहले लिख लो। और दूसरी बात, ये क्या किए, सबको नाम दिए KLMNO,
KLMNO फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये बात बताएं। और क्या बताएं, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम तो हम आपको कल बता दिए थे, ठीक है। क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा अंदर आएगा तो क्या होगा, तो ये सारा पॉइंट्स हम आपको क्या करते हैं अभी लिखवा देते हैं, ठीक है। चलिए, सारा इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, एक हाँ प्लेन, वो ये जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ पे 2D और 3D दोनों में घूमता है। नहीं मतलब कि जैसे एक ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट जस्ट उसके सामने वाले से देखें तो फोर्स आगे ब्लास्ट टाइप नहीं हो जाएगा, ब्लास्ट। हाँ। जैसे कि आपका कहने का मतलब है कि ये है आपका, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, हाँ, फिर दूसरा ऑर्बिट में जस्ट उसके बगल मतलब उसके, हाँ यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, हाँ ठीक है। और बोलो तो इसमें ब्लास्ट कैसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या है ना, दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, हाँ ये दोनों तरफ से फोर्स लगेगा, दोनों तरफ से क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो ये तो घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, ये अपना इसमें घूम रहा है, ये इसमें घूम रहा है, तो कोई ज़रूरी तो नहीं है कि आमने सामने आएगा। आया तो अगर आया तो क्या होगा, आया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये तो बैलेंस है। अगर ये इसको इधर, ये इलेक्ट्रॉन इसको इधर खींच रहा है तो ये भी तो इसको इधर पुल कर रहा है, किधर है, पुल कर रहा है। और ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव सबको अपनी तरफ खींच रहा है, पॉजिटिव क्या कर रहा है, सबको अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव अगर इसको जितना फोर्स के साथ खींचेगा उतना ही फोर्स के साथ इसको तो कोई ज़रूरी नहीं है कि खींचेगा, है ना, खींचेगा। ये आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ना है, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसके बारे में पढ़ना है, कोई टीचर नहीं पढ़ाता है इसको, कोई भी टीचर स्क्रीनिंग इफेक्ट को, इसका एक फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसके ऊपर कितना फोर्स है, इसके ऊपर कितना फोर्स है, इसके ऊपर कितना फोर्स है। थर्ड चैप्टर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये। सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो हटा दिया, लेकिन बिना फोर्थ पढ़े आपका ना तो 12th क्लियर होगा, बिना फोर्थ पढ़े ना तो आपका 11th भी बढ़िया से ऑर्गेनिक क्लियर होगा, ठीक है। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट, पूरा ना 1.5 महीना चलता है। केमिकल बॉन्डिंग जैसा चैप्टर को अगर हटा दिया गया, ये आप लोग का बहुत बड़ा क्या है, बदनसीबी है और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई बात नहीं, लेकिन हम पढ़ाएंगे, ठीक है। आप मेरे पास आए हैं, आपको टाइम से पहले, स्कूल में अगर एग्ज़ाम जनवरी में लेगा ना तो हम दिसंबर में ख़त्म करेंगे, और अगर स्कूल दिसंबर में एग्ज़ाम लेगा तो हम नवंबर में ख़त्म करेंगे, ठीक है। और आप लोग अच्छे से पढ़ के रिवाइज करके ख़त्म कीजिएगा। लेकिन स्कूल नवंबर और दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं लेगा, टेंशन मत लो, है ना, वो मार्च में लेगा। सिलेबस कम किया है तो इससे ये पता चल रहा है कि हाँ एग्ज़ाम तो होगा, टाइम पे ही होगा। सिलेबस कम हुआ, आप लोगों को पता है ना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पूरा पढ़ेंगे। हम सिलेबस कम हुआ है CBSE के लिए, बच्चों लोग के लिए नहीं हुआ है, ठीक है। बच्चों लोग को पढ़ना है, पूरा पढ़ना है। चलिए आगे देखिए, इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, लिखिएगा ईच ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, ईच ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट in itself and as the distance of orbit from the nucleus increases, its energy also increases। इसमें कोई दिक्कत, इस पॉइंट में कोई दिक्कत? आपको बताया था कि जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, एनर्जी कम हो रहा था, नज़दीक आ रहा है, तो जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो एनर्जी का होगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। वही पॉइंट्स लिखवा दिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, द ऑर्बिट आर रिप्रेजेंटेड बाई KLMN डॉट डॉट करके ETC लिख देना, डॉट डॉट करके ETC लिख दीजिएगा, ठीक है। देखो अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये क्या है आपका फर्स्ट ऑर्बिट है तो ये K है, ये सेकंड ऑर्बिट है तो क्या है, ये L है, ये थर्ड ऑर्बिट है तो क्या है आपका KLM। इस तरह से क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। इस तरह से फोर्थ ऑर्बिट है तो क्या होगा, ये MN होगा। कोई दिक्कत? छाप लीजिए इसको। चलिए आगे नेक्स्ट। अब देखिए आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हायर एनर्जी ऑर्बिट में आएगा, मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिट का मतलब जहाँ पे एनर्जी कम है, डिस्टेंस कम है, ठीक है, लोअर से हायर आएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा आपका, कौन सा फॉर्मेशन होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और क्या बनेगा, डार्क लाइन। तो क्या बनेगा, डार्क लाइन। जब हाई से लो जाएगा तो क्या होगा आपका, इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या बनेगा आपका, ये
कलर लाइन। ठीक है, तो ये पॉइंट को लिख लीजिए, लिखिएगा when electron jump from lower energy to higher energy orbit, on account of absorption of radiation of certain frequency produces absorption spectrum or dark line on the photographic plate, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, but when electron jump from higher to lower energy orbit, it emits radiation of certain frequency that leads to displaying emission spectrum or color line on the photographic plate, ठीक है। चलिए अब जो है इसके बाद देखते हैं हम लोग, तो इसका एक टॉपिक लिख लीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ बोर रेडियस, है ना, बोर एटॉमिक रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ बोर एटॉमिक रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ बोर एटॉमिक रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ बोर एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझिएगा बात को, आप क्या देखिए कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जब क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ध्यान से सुन लो यहाँ पर, ये जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव है और क्या है आपका नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, तो एक फोर्स होगा, कुछ तो फोर्स होगा, जैसे खींचेगा तो कुछ तो ताकत होगा, कुछ ना कुछ ताकत होगा, तो जो फोर्स होगा, ये जो ताकत होगा, इस ताकत को हम लोग क्या बोलते हैं, इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स बिटवीन टू चार्ज इक्वल टू होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है आपका, कांस्टेंट है, ये टर्म क्या है, कांस्टेंट है, इसको K से भी इंडिकेट किया जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹, इतना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो Q जो है, यहाँ पे Q जो है वो क्या है आपका, ये आपका Q1 है, ये क्या है आपका Q2 है,
ये आपका Q1 है, ये क्या है आपका Q2 है। तो Q1 का चार्ज कितना होगा, प्रोटॉन का चार्ज है, और इसका चार्ज कितना है आपका, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ठीक है। तो दोनों का चार्ज तो सेम है, दोनों का चार्ज क्या है, सेम है। तो हम जो है अगर ये आपको E लिख दे तो इसको भी हमको E लिखना ही होगा, E लिखना होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, इसका वैल्यू K है, K इंटू ई स्क्वायर बाई आर का स्क्वायर। आर का स्क्वायर क्या है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। कोई दिक्कत आया समझ में? तो ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये क्या है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। और हाँ ये जो है ना फोर्स जो होता है ना, आप पढ़े होंगे, आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़े होंगे, जी इंटू क्या था आपका m1 m2 बाई आर का स्क्वायर। तो ये जो है ना प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स जो होता है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये पढ़े हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पे ये है। अब समझो बात को, अब समझो बात को। तो ये क्या है, तो ये अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये एक तरह का क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, एक तरह का क्या है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, पहला बात। दूसरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बाहर जाने की भी कोशिश कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू होता है आपका एम वी बाई आर स्क्वायर। एक मिनट रुक जाओ, इस फोर्स का फॉर्मूला जो है मैं देख ले रहा हूँ। चलिए, वही मुझे लग रहा था, ये फॉर्मूला जब मैं लिख रहा था मुझे लग रहा था एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन, आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, जब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑर्बिट में घूम रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर जो है ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स हम लोग बराबर लिख सकते हैं, ये वाला फोर्स का क्या लिख सकते हैं हम लोग, बराबर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे अभी देखें आप, सेंट्रीपिटल फोर्स when electron revolving in a orbit, है ना, when electron are revolving in circular orbit, तो क्या था आपका, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हम दोनों के यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल ये और एक को हम लोग ई से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। तो इतना इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इतना इक्वल टू कितना है, ये है। तो ये दोनों को हम लोग पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर, दोनों क्या बराबर है। अब समझो बात को, यहाँ पे समझो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, तो कौन सा एटम होगा, हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में यहाँ पे कितना होता है, एक होता है ना, हाइड्रोजन में कितना होता है, एक होता है। अगर हीलियम होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 2 होगा, और यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अगर लिथियम होगा तो क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब ये 1 था तो इतना था, जब 2 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 होगा तो क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक नंबर हम लोग Z लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हम बताए थे Z क्या है आपका, Z क्या है आपका, एटॉमिक नंबर। लेक्चर 2 में इसके बारे में पूरे अच्छे से हम बताए हैं, आप नहीं देखें आप देख लीजिएगा लेक्चर 2, ठीक है। इसीलिए हम आपको बोलते देख के आने के लिए। तो यहाँ पे Z क्या है आपका, एटॉमिक नंबर, कितना इलेक्ट्रॉन कितना प्रोटॉन। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, Z से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो Z से मल्टीप्लाई करने से हम लोग को क्या फ़ायदा होगा, ये पता चल जाएगा कि किस एटम के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम बात करेंगे ऑक्सीजन तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे नाइट्रोजन तो Z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब Z हमको बता देगा कि कौन सा एटम के बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पे जो है एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू Z, ये लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों क्या है आपका बराबर है, दोनों क्या आपका बराबर है, ठीक है। अब देख लो बात, अब यहाँ पे समझो बात को। अब यहाँ पे इसको इक्वेशन 1, या तो फिर इसमें से कुछ कट करता है, काट लो, यहाँ पे R से R कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये जो है R इक्वल टू, अगर हम लोग लिखना चाहें, चलो छोड़ दो, रहने दो। यहाँ पे क्या है आपका, एम वी स्क्वायर इक्वल टू आपका के ई स्क्वायर बाई आर, और Z को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई इशू नहीं। अब समझो, थोड़ी देर पहले आप क्या देखे, अब देखो हमको यहाँ पे क्या निकालना है, R निकालना है। क्या निकालना है हम लोग को, R, कैलकुलेशन ऑफ आर, हम ना रेडियस कैलकुलेट कर रहे हैं R। तो R के लिए क्या चाहिए हम लोग को, मास चाहिए। ये मास किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का मास होगा।
वेलोसिटी चाहिए, ठीक है, जेड चाहिए, के चाहिए, के तो कांस्टेंट है, ये तो पता है, ये बात पता है, ये भी पता होगा, मास भी पता है, लेकिन भी तो हम लोग को पता नहीं है ना, भी तो हम लोग को कितना वेलोसिटी से घूम रहा है ये तो हम लोग को पता नहीं है। तो ये वैल्यू को हमको हटाना होगा, ये भी को क्या करना होगा, हमको हटाना होगा। तो कैसे हटाएंगे, तो आपको थोड़ी देर पहले पता था, बताए हम आपको कि एम भी आर इक्वल टू कितना होता है, एन एच बाई 2 पाई, एन एच है ना, ठीक है। अब देख लो तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, एन एच बाई 2 पाई और क्या होगा, एम आर, एम और ये आर। तो चलो आर हमको निकालना है, ये हमको पता है, ये हमको पता है। और यहाँ पे एक चीज़ और भी मिल गया, एन, यहाँ पे क्या मिल गया, एन। कहने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है 100 की स्पीड से, तो सेकेंड ऑर्बिट में भी क्या 100 की स्पीड से घूमेगा, कुछ तो चेंजिंग आएगा ना। तो एन जो है वो हमको बता देगा कि ऑर्बिट चेंज होने से क्या चेंजिंग आएगा, ठीक है। अब देखो इस v का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, इस m को हम यहाँ पे भेज देते हैं, m को यहाँ पे भेज दें, m को हम यहाँ पे डायरेक्टली भेज देते हैं, ठीक है। और v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन एच बाई 2 पाई एम आर का होल स्क्वायर इक्वल टू जेड के ई स्क्वायर बाई एम आर, यही ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे एन का स्क्वायर बाई एच का स्क्वायर। एच क्या है आपका, प्लांक्स कांस्टेंट, एच क्या है आपका, प्लांक्स कांस्टेंट। हम इसका वैल्यू को लिखवाएंगे अभी आपको, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 पाई का स्क्वायर इंटू एम का स्क्वायर इंटू आर का स्क्वायर इक्वल टू जेड के ई का स्क्वायर बाई एम आर। तो ये आर से आर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। हम लोग को क्या निकालना है, आर निकालना है, हम लोग को क्या निकालना है, आर। आर को इधर भेज देते हैं, आर को क्या करते हैं हम लोग, इधर भेज देते हैं, ठीक है। और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये चलो एम भी तो कट जाएगा, एम भी तो कट जाएगा, कट गया ना। तो कितना बचा यहाँ पे, आर को जब इधर भेज देंगे तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एन स्क्वायर, ये एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई का स्क्वायर एम, और क्या होगा आपका, जेड है ना, ठीक है। ये तो जेड है आपका, ये आपका क्या है, जेड है। फिर यहाँ पे एम, एम के बाद क्या हो गया आपका, ये के ई का स्क्वायर और जेड है ना, इंटू जेड। तो ये कुछ आया इस तरह से, ये कुछ आया। पहले क्या करो, पहले इसको छाप लो, अभी ये कुछ कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा और भी इसमें कुछ करना है हम लोग को। ये आपका एप्सिलॉन नोट है, ई को स्टाइल में करके लिख दिया है। हाँ, यहाँ पे Q1 इंटू Q2, ये चार्ज है, ये क्या है आपका, चार्ज है। Q क्या है आपका, चार्ज है, जिसको हम लोग ई से इंडिकेट कर दिए हैं, जिसको हम लोग क्या कर दिए हैं, ई से इंडिकेट कर दिए हैं, ठीक है। तो ये Q1 इंटू Q2, और दोनों बराबर है, दोनों क्या है आपका, बराबर है, ये दोनों क्या है आपका, बराबर है, इसलिए ई स्क्वायर हो जाएगा, है ना। छापिए, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा कि सर ये क्या है। चलिए देखिए यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए पहले, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, अब क्या देखें, आर इक्वल टू, ये देखें आर इक्वल टू, देखिए अब इसमें कुछ चीज़ जो है वो क्या है आपका, कांस्टेंट है, कुछ चीज़ जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, जो मैं आपको बता दे रहा हूँ और उसका वैल्यू भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम क्या करते हैं, साइड में लिख देते हैं। आर इक्वल टू एच क्या है आपका, प्लांक कांस्टेंट, एच क्या है आपका, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, पाई का स्क्वायर, एम भी कांस्टेंट है, हम आपको बताएं के भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, और क्या है आपका, इंटू ई का स्क्वायर, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, इंटू आर स्क्वायर बाई जेड। ये दोनों कांस्टेंट नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट नहीं है। और एन जो है, अच्छा, और एन भी तो है, सॉरी आर कहाँ से आ गया जी, एन स्क्वायर बाई जेड जो है, ये क्या है आपका, कांस्टेंट नहीं है। कोई दिक्कत आया समझ में। तो जब ये कांस्टेंट है, हम आपको बताएं एच क्या है आपका, प्लांक कांस्टेंट, तो इसका वैल्यू जो होता है वो होता है आपका 6.67 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है। 4 है, पाई है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है आपका, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। फिर उसके बाद के क्या है आपका, डाई इलेक्ट्रिक
कांस्टेंट। अब बोलिएगा सर ये क्या होता है, अब बोलिएगा ये क्या होता है। तो देखो समझो बात को कि अगर मान लो कि ये रूम है, इस रूम पे हम एक चार्ज यहाँ पे रख दें और एक चार्ज यहाँ पे रख दें, कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अब इसी दोनों चार्ज को क्या करें, पानी में डुबा दें, पानी में क्या करें, डुबा दें, तो क्या होगा, चेंजिंग आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, चेंजिंग आ जाएगा। तो जो चेंजिंग आ रहा है तो ये जो है ना, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीडियम के लिए होता है। किसके लिए होता है, पानी एक मीडियम हो गया ना, एयर एक मीडियम हो गया, पानी एक मीडियम हो गया, ठीक है। ऑयल होता तो ऑयल भी क्या हो गया, तो वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो ये हो गया आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब इसके बाद और क्या बचा इसमें बताओ, ई बचा। तो ई क्या है आपका, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका वैल्यू 1.6 × 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये सारे के वैल्यू को जब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे तो कोई ना कोई क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, कोई ना कोई क्या आएगा आपका, कांस्टेंट आएगा। तो R इक्वल टू पहले क्या करते हैं ना, ये इसको हम लोग R0 से इंडिकेट करते हैं, इस पूरे वैल्यू का हम लोग R0 से इंडिकेट करते हैं। तो R0 इक्वल टू क्या होगा आपका, h²/4π² m/k और आपका ये ई का स्क्वायर। डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चंस, नीट में पूछता है, IIT जी मेंस एडवांस में पूछता है R0 का वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू, यही वैल्यू पूछता है, ये वैल्यू पूछता है। या तो आप इसको याद करके रखिए या फिर वहाँ पर डिराइव कीजिएगा। क्या कीजिएगा आप, डिराइव कीजिएगा। तो ये जो वैल्यू, और ये तो हो गया, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 0.529 एमेंगस्टोन, 0.529 एमेंगस्टोन। और एमेंगस्टोन का मतलब क्या है बताइए, एमेंगस्टोन का मतलब क्या है, 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। तो इसके जगह पे ये जो वैल्यू है, इसके जगह पे लिख सकते हैं हम लोग R इक्वल टू ले सकते हैं, R इक्वल टू ले सकते हैं 0.529 × 10⁻10 × n²/z, n² कितना छोटा हो गया फॉर्मूला, कितना छोटा हो गया फॉर्मूला, इतना मीटर, इतना क्या हो गया मीटर। अब देखो, अब यहाँ पे समझो बात को, इधर वाला लिख लिए थे, इधर वाला, ठीक है। हम ऊपर का थोड़ा सा 1-2 मिटा रहे हैं, है ना, 2, इसको बस, ज़्यादा नहीं, ठीक है। अब समझो बात को। अब जैसे कि मान के चलिए हम आपसे पूछेंगे कि हाइड्रोजन, हम पूछेंगे कि हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। ध्यान से सुन लो, हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन किसका, फर्स्ट ऑर्बिट का, किसका, फर्स्ट ऑर्बिट का, कितना हो जाएगा ये 0.529 × 10⁻10 × कितना है, n का स्क्वायर, n का स्क्वायर तो 1 है। फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब n का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। और हाइड्रोजन का z का वैल्यू कितना होगा, 1 ही होगा, कितना होगा, 1 ही होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 0.529 एमेंगस्टोन। कोई दिक्कत आ गया समझ में। अब समझो बात को। नेक्स्ट हम पूछेंगे, बाबू रे बताओ कि कार्बन जो है, कार्बन का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, कार्बन का फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन, यहाँ पे कितना हो गया, कार्बन। तो 0.529 × 10⁻10 × फर्स्ट ऑर्बिट, तो n का वैल्यू तो 1 ही होगा। अगर पूछते सेकंड ऑर्बिट, अगर पूछते क्या पूछते हैं हम लोग आपसे, सेकंड पूछते तो क्या होता है यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे कितना होता 2 होता। इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जेड का वैल्यू कितना है कार्बन के लिए 6, कितना है 6 के लिए 6 है। तो यहाँ पे कितना हो गई है 2/3 एमेंगस्टोन। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत भालू अच्छे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, रेडियस निकालते हैं। तो हर एटम का रेडियस हर ऑर्बिट के लिए अलग अलग होगा, कोई दिक्कत। तो पहले क्या कीजिए, इसको चुपके से छाप लीजिए। एक चीज़ देख लीजिए, यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट का जो वैल्यू थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए, यहाँ पे 6.62 होगा, 26 होगा, ठीक है। तो आप 6.6 भी लिख सकते हैं, आप 6.6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लांक कांस्टेंट, चलिए ये जो प्लांक कांस्टेंट है ये कैसे आया, कहाँ से आया, ये सारा जानकारी हम आपको धीरे धीरे क्या होगा, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही सारा कुछ मिल जाएगा। प्लांक्स नाम का एक साइंटिस्ट थे, प्लांक्स नाम का क्या कहते हैं, एक साइंटिस्ट थे, वही इस वैल्यू को दिए, कैसे दिए, क्यों दिए, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप लोग हमको लगता है कि मूल कंसेप्ट हल्का फुल्का पढ़े होंगे, मूल कंसेप्ट पढ़े ना। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्यों आया,
आप पढ़े थे ना एवोगाड्रो नंबर कितना है 6.023 इंटू 10⁻23। ये वैल्यू क्यों आया, यही वैल्यू क्यों आया? नहीं नहीं सही है, नंबर है ना, वो क्या है आपका नंबर है। तो ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू क्यों आया, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, ये क्यों आया। ठीक है, जब मोल कंसेप्ट पढ़ाएंगे, ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो मोल कंसेप्ट पढ़ाएंगे और उसमें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको छाप लीजिए, इस पर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।